समझदार च खुशहाल जनान। नाज़रीन आदाब, जहां बीन का आज का ताज़ा शुमारा लेकर मैं आपका मेज़बान फ़याज़ अहमद फ़याज़ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम की वसातत से हम आपको मुख्तलिफ़ किस्म की इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन देते हैं, चूँकि आपको इंतज़ार रहता है जहां बीन प्रोग्राम का ख़बरों के फ़ौरन बाद किस तरह की इंफॉर्मेशन दी जाएगी आवाम को इस आपके मनपसंद प्रोग्राम जहां बीन के ज़रिए से। आज एक ख़ास मौजू पे हम बात करना चाहेंगे और ये ख़ास मौजू है, जिस तरह से हमने इससे पहले सेहत के हवाले से मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स के हवाले से बात की, हमने प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी के हवाले से बात की, या इसके साथ साथ अगर हम देखते हैं कि जो विंटर सीज़न में COPD से रिलेटेड जो इश्यूज़ हम देखते हैं उसके हवाले से हमने बात की, जो ख़वातीन से मुत्तलिक डिजीज़ होती है उनके हवाले से हमने बात की। लेकिन हमने आज मुनासिब समझा कि बच्चों के हवाले से बात की जाए कि जो बच्चे हैं न्यू बॉर्न्स की अगर हम बात करेंगे या उन बच्चों की बात करेंगे जिन बच्चों को विंटर सीज़न के दौरान मुख्तलिफ़ बीमारियों से उनको तकलीफ़ पहुँचती है, फिर उन बीमारियों का हल क्या है, उनके हवाले से प्रिवेंटिव मेजर्स किस तरह लेने की ज़रूरत है। विंटर केयर फॉर न्यू बॉर्न्स एंड चिल्ड्रन प्रॉब्लम्स एंड प्रिवेंशन, किस तरह के एहतियात बरतने की ज़रूरत है हमारे बच्चों के लिए, ये ख़ुसूसी प्रोग्राम आज हम आप तक पहुंचाना चाहेंगे। यहाँ स्टूडियो में तशरीफ़ रखी हुई हैं, ये है डॉक्टर इरम अली साहिबा जो कंसल्टेंट पेडियाट्रिशियन हैं, नामवर माहिर अमराज इत्फाल, जो हमारे यहाँ बच्चों का हॉस्टल है बिमना में। आपका वेलकम है, स्वागत है, इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम जहाबीन में डॉक्टर इरम अली साहिबा। थैंक यू फयाज साहब, थैंक यू। इनके साथ तशरीफ़ रखे हुए हैं, ये है रिनाउंड कंसल्टेंट पेडियाट्रिशियन और नियोनेटोलॉजी, नामवर माहिर अमराज इत्फाल डॉक्टर सज्जाद अहमद भट्ट साहब। डॉक्टर सज्जाद अहमद भट्ट साहब, आपका वेलकम है, इस्तकबाल है प्रोग्राम जहाबीन में। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। चूँकि डॉक्टर इरम अली साहिबा, हमने बात की अभी कि जो विंटर सीज़न है, सर्दी का मौसम जो है, बहुत सारी बीमारियाँ जो है इसमें मुख्तलिफ़, जैसे अगर हम बुज़ुर्गों की बात करेंगे, एल्डरली पीपल की बात करेंगे, मुख्तलिफ़ बीमारियाँ उनको अपनी गिरफ्त में लेती हैं। ख़वातीन के हवाले से अगर हम कहेंगे, चेस्ट के हवाले से बहुत सारी बीमारियाँ, इवन आपको मालूम है कि रिसेंटली यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि एयर के हवाले से जो क्वालिटी है तो वो ख़राब हो गई है। अभी अगर हम इसी मुद्दे पे डायरेक्टली आ जाएंगे, जो दिल्ली की अगर हम बात करेंगे कि एयर क्वालिटी इस वक्त बहुत ख़राब है, तो चेस्ट के हवाले से हम देखते हैं कि इश्यूज़ देखने को मिलती हैं। यहाँ अगर हम पर्टिकुलरली कश्मीर डिवीज़न की बात करेंगे, जो अभी हमने एयर क्वालिटी में देखा कि थोड़ा सा उसमें कुछ ख़राबी ज़्यादा देखने को मिली हाल ही में, हमने भी इसी मंच से बहुत सारे प्रोग्राम्स उस हवाले से किए लोगों की इस आगाही के लिए। तो क्या लगता है आपको विंटर में इस हवाले से, जैसे चेस्ट की अगर हम बात करेंगे तो बच्चों पे क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है? डॉक्टर इरम अली साहिबा। देखिए, विंटर के हवाले से, विंटर की वजह से, लो टेम्परेचर्स की वजह से, प्लस लो टेम्परेचर्स की वजह से जो हमारा फॉग जम जाता है बहुत क्लोज टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, जिसमें पार्टिकुलेट मैटर जमा हो जाता है, उसकी वजह से, और प्लस क्योंकि विंटर में ठंड बहुत होती है, वी टेंड टू क्राउड टुगेदर, हम कमरों में इकट्ठे बैठते हैं, बड़े बुजुर्ग सब एक ही कमरे में बैठते हैं, जिसकी वजह से हमारी क्राउडिंग टुगेदर होने की वजह से क्या होता है कि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। विंटर में, समर में इनफैक्ट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस दोनों सीजन्स में रहते हैं, लेकिन विंटर में देयर इज अ स्टीप इंक्रीज इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, स्पेशली दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल तक हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा रहते हैं। हमारा मेजर OPD जो आजकल आता है हॉस्पिटल्स में, मेजॉरिटी ऑफ देम एटलीस्ट 60% रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस की वजह से आते हैं। अब जो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हैं, ये दे फॉल ऑन अ स्पेक्ट्रम, इनका जो प्रेजेंटेशन है दैट कैन फॉल ऑन अ स्पेक्ट्रम। ऑन अ स्पेक्ट्रम आई मीन ये बहुत ही माइल्ड भी हो सकता है,
माइल्ड से मेरा मतलब है पेशेंट को खांसी होगा, जुकाम होगा, फीवर होगा, जो विद इन अ स्पैन ऑफ अ फ्यू डेज खुद ही ठीक हो जाएगा। इससे ज़्यादा सिवियर हो सकता है, ज़्यादा सिवियर, इतना ज़्यादा सिवियर हो सकता है कि हमें कुछ ट्रीटमेंट्स पेशेंट्स को देने पड़ते हैं, आइदर ऑन एन ओपीडी बेसिस और ऑन आईपीडी बेसिस। और कई कई कंडीशंस में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस इतने सिवियर हो जाते हैं कि हमें पेशेंट को आईसीयू सेटिंग में एडमिट करके उसका इलाज करना पड़ता है। अपार्ट फ्रॉम इन्फेक्शंस, आई वुड लाइक टू स्पीक कि जो हमारे एजमेटिक बच्चे हैं, एलर्जिक बच्चे हैं, इन दिस सीजन देयर इज अ फ्लेयर अप ऑफ देयर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस इस सीजन में पर्टिकुलरली देखा जाता है, स्पेशली बिकॉज ऑफ द पार्टिकुलेट मैटर। सवाल पैदा होता है, जिस तरह से आपने अपनी एलर्जी की बात की, बच्चा है बीमार पड़ गया, सीजनल फ्लू एक चीज़ है, एलर्जिक राइनाइटिस दूसरा है, तीसरा हम ये चीज़ कहेंगे कि कोई वायरस भी होता है, उससे भी बीमारी होती है। कैसे हम समझेंगे कि बच्चा जो इफ़ेक्ट हुआ है, इसको एलर्जिक राइनाइटिस हुआ है, इसको सीजनल फ्लू की वजह से हुआ है, या इसको किसी और चीज़ की वजह से हुआ? क्या कोई सिम्टम्स में कोई अंतर हम देख सकते हैं? आपका रिएक्शन। जी देखिए, विंटर में जो कॉमन फ्लू होता है, कॉमन फ्लू के जनरली सिम्टम्स ज़्यादा सिवियर नहीं होते हैं। बच्चे को फीवर होगा, माइल्ड ग्रेड फीवर होगा, बच्चे को जुकाम होगा, माँ बोलेगी इसकी नाक बह रही है, बच्चे को खांसी होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट ओवरऑल बच्चे की कंडीशन ज़्यादा सिक नहीं होती है। बाई ज़्यादा सिक कंडीशन आई मीन कि बच्चे को फीडिंग में डिफ़िकल्टी नहीं है, वो लेथार्जिक नहीं रहता है, वो ओवरऑल ठीक रहता है। तो अगर आपका बच्चा इस कंडीशन में है, मतलब उसको नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, फीवर है, बट ओवरऑल द जनरल कंडीशन इज़ गुड, ज़्यादा परेशानी की ज़रूरत नहीं है, ये कॉमन फ्लू होता है। इसके अलावा दूसरा स्पेक्ट्रम होता है जो इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होता है, उसमें भी सिमिलर डिजीज़ ही होती है, लेकिन थोड़ी सी सिवेरिटी ज़्यादा होती है। फीवर थोड़ा हाई ग्रेड होगा, मायालजिया जनरल सिम्टम्स होंगे, तो ये फ्लू है। इधर भी ज़्यादा परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये सारे वायरसेस ही हो गए, कॉमन कोल्ड भी वायरस की वजह से होता है, इन्फ्लुएंजा भी वायरस है, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी होते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस रिलेटिवली सिवियर होते हैं, उसमें हाई ग्रेड फीवर होगा, खांसी जुकाम बहुत ज़्यादा होगा, बच्चे की जनरल कंडीशन, मदर लगेगा कि माई चाइल्ड इज़ नॉट फीडिंग वेल, इसकी एक्टिविटी भी डिक्रीज हो गई है। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस जनरली वैसे प्रेजेंट करते हैं। इवन वायरल इन्फेक्शंस भी सिवियर हो सकते हैं। अब इसमें क्या है, फॉर द मदर्स आई वुड लाइक टू से, अगर आपका बच्चा को फीवर है, खांसी है, जुकाम है, बट ओवरऑल जनरल कंडीशन ठीक है, फीड ठीक कर रहा है, लेथार्जिक नहीं है, आपको ये बहुत ज़्यादा सुस्त नहीं लग रहा है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट देयर आर सर्टन थिंग्स जो आपको मद्देनज़र रखनी है, ध्यान रखना है ओवर अ फ्यू डेज। अगर ये चीज़ें आपके बच्चे में आ गई तो टेंशन लेने की ज़रूरत है, बच्चे को हॉस्पिटल आने की ज़रूरत है, बच्चे को ट्रीट करने की ज़रूरत है। उसमें पहली चीज़, आपका बच्चा आपको लेथार्जिक लग रहा है, जैसे आपके बच्चे की नॉर्मल एक्टिविटी होती है, खेलता है, कूदता है, बातें करता है, वैसी एक्टिविटी नहीं रहेगी। इन स्पाइट ऑफ टेकिंग, देखिए हम सिम्टम्स के हवाले से बात, आपने बिल्कुल दो चीज़ों का आपने जिक्र किया, लेकिन आपने एलर्जी के हवाले से बात नहीं की। एलर्जी के हवाले से आपने जिक्र नहीं किया। एलर्जी में अगर हम देखेंगे कि बच्चे को एलर्जी कुछ इन्फेक्शन हो गया, उस वजह से, उसको सीजनल फ्लू की वजह से, या हम कहेंगे कि उस वक्त क्या हो सकता है? देखिए, एलर्जिक कंडीशन बेसिकली एक अंदर से ही एक कंडीशन है बच्चे के अंदर जिसमें एलर्जी ज़्यादा होती है। जो एलर्जिक बच्चा है उसको अगर सुपर एडेड वायरल इन्फेक्शन हो जाए या इवन बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा, उसमें सिवेरिटी ऑफ इलनेस रिलेटिवली एज कंपेयर टू नॉर्मल चाइल्ड ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसे बच्चे में नेचुरली हमें डेंजर साइंस पे ध्यान रखना है। डेंजर साइंस में जैसे मैंने अभी आपको बोला, वन ऑफ द मेजर डेंजर साइंस है कि बच्चा लेथार्जिक हो जाएगा। बिल्कुल। सेकंड, फीडिंग बहुत बच्चा प्रॉपरली नहीं कर पाएगा। नाज़रीन मोहतरम, ये कहता है बूजू डॉक्टर इरम अली साहिबान दिस ये जान जे आया अगर इस याथ सीजनस मज सिम्टम्स वुचम हज कम किस्मिक सिम्टम्स आसन तो कस इन्फेक्शन छज, मगर अत आई एलर्जी हज कथ हज। एलर्जी रिलेटेड युस जन कंसे बच्चस मज वुचान खास चीज़ यह यम प्रोग्राम जरिए वन जे अगर कंसे बच्चस अछन मज उश यी ज़्यादा पहनत, या अगर कंसे बच्चस ज़्यादा पह पंद पेन हज, तो अत दौरान थोड़ा सा ध्यान दिन। हो सकता है डॉक्टर साहब पृछुन, हो सकता है एलर्जिक प्रॉब्लम मा तो तथ
सिलसिले में ध्यान देने ज़रूरत। डॉक्टर सज्जाद अहमद भट्ट साहब, आपसे हम एक बिल्कुल डिटेल में जानना चाहेंगे कि चूँकि आप एक ख़ास महारत आप रखते हैं, जैसे अगर हम नियोनेटोलॉजी की बात करेंगे, नवजायद बच्चन खतर यह नश ये चीज़ जानन, चूँकि ख़ास छो तह एक आपने इस सिलसिले में एक महारत हासिल की है। वारियान जायन ये चीज़ वुछा कि यम साथ ये बच्चे वन बाज़ाब्त पठन या दुनिया मज तो उस वक्त एक साइड से तो यहाँ पे पेरेंट्स को खुशी का माहौल होता है, बड़ आसान मतलब बे रिश्तेदार दव दव करान तम सात, हालांकि तम 9 रेतन पे अड़ रिश्तेदार अते आमत कुछ तम अमे दह पे तो बहरहाल अमे सात पे मुबारकबादी दी बाकी चीज़ करने, मगर कुछ जाए ये चीज़ वुचान ये बच्चे पे अचानक पेवान नुन हॉस्पिटल, उसकी डिलीवरी हो गई, वन वनान अहन कत कोत गो ना सह पे डॉक्टर साहबस अलग नुन, सह पे बच्चस बच्चे डॉक्टरस पे सह हावन। तो डॉक्टर साहब ये समझाइए हमें कि ये ऐसे बच्चे जो हैं इनमें प्रॉब्लम्स क्या होती है और क्या कुछ करने की ज़रूरत है। आपका रिएक्शन डॉक्टर सज्जाद साहब। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस काबिल समझा और हमें दावत दी। जैसा कि आपने फरमाया कि काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं ये नवजायद बच्चे में, तो प्रॉब्लम्स बहुत डाइवर्स हैं, इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस तादाद में बहुत ज़्यादा स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज़ ऐसा है या फिर ऐसी बीमारियां हैं जो कि इजीली मैनेज हो सकती है और इस बच्चे को बचा सकती है। वो इतनी कॉमन भी है कि काफ़ी सारे बच्चे उस चीज़ से जो है सरवाइव नहीं कर पाते, लेकिन एट द सेम टाइम अगर उनको टाइमली पिकअप किया जाए और टाइमली इंटरवीन किया जाए तो फिर वो अच्छे से बच जाते हैं। जैसा कि आपने फरमाया कि मान लीजिए अभी हार्श विंटर का सीज़न चल रहा है, तो डिलीवरी सबसे पहले ऐसी जगह पे होनी चाहिए, उस रूम में होनी चाहिए जिसमें कम से कम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस हो। मुझे बताइए अभी चलेकांत चल रहा है हमारे रीजन में, तो कौन से इफ़ नॉट प्रॉपरली वेंटिलेटेड और टेम्परेचर नॉट प्रॉपरली मेंटेन, कौन से कमरे में हमारा 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा? नहीं होता है, सही बात है। तो कहने की बात यह है कि इसीलिए गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज। अब ये बच्चे को हाइपोथर्मिया हो सकता है अगर ये इस कमरे में पैदा हुआ जहाँ पे टेम्परेचर इससे कम है, क्योंकि ये बच्चा बिल्कुल वेट कंडीशंस में पैदा होता है। और अगर हम अपनी बात करें, अगर हम इस सरमा के मौसम में नहाएं और नहाने के बाद गर्म पानी से नहाएं और एकदम से बाहर निकले विदाउट मॉपिंग विदाउट ड्राइंग आवरसेल्फ, तो कितनी ठंड लग जाएगी। तो ये बच्चा भी तो वैसे ही सिनारियो से बाहर आ रहा है, वार्म वाटर है इसके इर्द गिर्द माँ के पेट में, अब ये पैदा हो रहा है। और अगर रूम बिल्कुल हाइपोथर्मिया का बीमारी वन हाइपोथर्मिया अगर सादल जबान मज बह वन यह गो सिंपली बच्चस तड़ लगे, बच्चे ठंड गसन, तो यह बच्चे सुन टेम्परेचर कम गसन यह अम जिंदगी खतरस मज रावन। अगर ये बच्चे 32 डिग्री सेल्सियस बोन अम सुन टेम्परेचर गो कोर टेम्परेचर, यम ते बॉडी मज तान यम ते सिस्टम्स यम करान काम करन बंद। अगर नहीं ये टाइमली पिकअप गो मैनेज गो किया, यह है कि इस बच्चे से जिंदगी कंज्यूम करे। बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने दे दी। नाज़रीन मोहतरम, ये प्रोग्राम जरिए वैसे ख़ास इन्फॉर्मेशन तह तान वातन सह गो यह कि यम सात सन कंस कह मोज सन या कह सन बेन यम सात बच्चे तवल्लुद सपदे तम सात गस तथ रूमस मज तथ कमरस टेम्परेचर कम खुद कम 25 डिग्री सेल्सियस आसन। तो क्या गस आसन तिकाज यम सात यह बच्चे अमिस माजे हिंदिस शिकमस मज आसान अम सात कथ टेम्परेचरस तहत आसान यदि यम सात ये दुनियास मज वन आव, अगर ये अचानक तुलवन गर्म चीज़ तो तुलवन अचानक त्रावन ये सर्दी मजन, तो नेचुरली आपको भी पता है क्या हो सकता है। तो तम कुस वह अख इंसान अख जू यम सात ये डायरेक्टली तथ माहौलस मज आव ये टेम्परेचर कम आसे, तो तम कुस नुकसान है कि अमिस बच्चस वतित यमो लफ्जों सो तुम बासानी समझमुत। चूँकि जिस तरह से आपने बहुत ही खूब अंदाज में हमें डॉक्टर सज्जाद साहब आपने बता दिया, केयर की अगर हम बात करेंगे, बच्चा तवल्लुद हुआ, इसके बाद इसकी निगहदाश्त, इसके बाद किन चीज़ों की तरफ ख़ास ध्यान देने की ज़रूरत है? सबसे पहले तो जैसे मैंने बोला कि हमेशा एक माँ बाप
जिनके घर में ये खुशी आने वाली है उनको पहले ही इस चीज़ का बंदोबस्त करना चाहिए या फिर सोचना चाहिए कि हम डिलीवरी कहाँ पे कराएं। ऐसा आजकल नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ही पेरेंट्स अनअवेयर है या फिर ऐसी सेटिंग में डिलीवरी हो रही है जहाँ पे इक्विपमेंट, मैन पावर और ट्रेनिंग नहीं है कि अगर बच्चे को कुछ हो जाए और उसके साथ डील ना कर पाए। उसके बाद अगर हम अभी बात करें एक नॉर्मल डिलीवरी की जहाँ पे बच्चा ठीक है, माँ भी ठीक है, बच्चा भी ठीक है अभी, उसके बाद इसका जैसे मैंने पहले ही फरमाया कि टेम्परेचर का ख्याल रखना है। उसके बाद इसकी फीडिंग का, ब्रेस्ट फीडिंग को माना जाता है पहली इम्यूनाइजेशन। जो माँ का कोलेस्ट्रम आता है इनिशियली, उसमें बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज़ होती है। वो एंटीबॉडीज़ होती है जो माँ ने खुद बनाई होती है अपने पूरे ज़िंदगी में इन्फेक्शन से लड़ के, तो वो उसको पहले ही वो एक तोहफा दे देती है प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शंस। अब यहाँ पे अभी आप देखिए कितना कल्चर हो गया है फॉर्मूला फीड्स का, बोटल फीड्स का। अब तो ये हद हो गई है कि लोग इतने यूज्ड हो गए हैं, बच्चा पैदा होते ही बोलते हैं डॉक्टर साहब इसको दूध कब देंगे आप। तो फिर हम उनको समझाते हैं इसको हॉस्पिटल स्टाफ को दूध नहीं पिलाना, दूध माँ को पिलाना है। तो अब ये उसके बाद हम माँ से पहले ही रेडी करवा के रखते हैं उसको कि आप जो है बच्चे को डिलीवरी के तुरंत बाद, चाहे वो हमारा यूजुअली कट ऑफ होता है 1 आवर, हम कोशिश करते हैं कि विद इन 1 आवर उसकी ब्रेस्ट फीडिंग हो जाए। जी, जिस तरह से अभी आपने ये ब्रेस्ट फीडिंग क्या हुआ, आप मानते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग कहीं कहीं हम देखते हैं समाज में तर्क की जाती है, ज्यादा उसकी तरफ ज्यादा? ऐसा तर्क तो नहीं मैं कह सकता कंप्लीटली, बट इग्नोर किया जाता है। इग्नोरेंस है। कुछ मदर्स ऐसी भी है जो बोलती है हम वर्किंग है, बाद में हम नहीं कर, अभी के लिए तो हम दे देंगे लेकिन बाद में क्या करेंगे। लेकिन उसमें भी उनको ये समझना चाहिए अब जब तक वो है तब तक तो वो अपने बच्चे को दूध पिलाए, और अगर उनको बीच में कहीं जाना भी है वो अपना ब्रेस्ट मिल्क एक्सप्रेस करके भी रख सकती है। वो 6 घंटे अगर वो बस निकाल के रख दे, 6 घंटे तक वो यूज किया जा सकता है, और अगर उसको रेफ्रिजरेट किया जाए तो वो 24 आवर्स तक यूज किया जाता है। जी नाज़रीन मोहतरम, ब्याह का खास मैसेज यसो येतन यिथ के दिन बसपदा ये में प्रोग्राम जरिए मुखातिब तिमन तमाम माजन तो तिमन तमाम बेनन यमन जन डिलीवरी हुंद वक्त आसे तो पता यम साथ ये बच्चे तुंदिस अथ वचस मजन शिकमस मजन पलान अमिस कुछ अमि साथ खेन वातनावान यमन 9 रेतन मज, अमिस कुछ अमि साथ चेन वातनावान यमन 9 रेतन मज। आए इंसान पत ही छे परवरदिगार आलम कित अमिस बचस जिंद थावान, मगर अमि साथ वह दुनियास मज आव अमि साथ अमिस अल्लाह तालहन गोडनुक ग़िज़ा थोमुतन यह दुध, मगर यह मोज अगर अत मजन गशर वर्ताव अमिस बचस यह वक्तस पे पनुन यह दुध दीन, गोया अमि माज कर हक तलफी करनस कुस गुनाह सो सवाल त्रा बह निशन, सो सवाल हेकु तुम उलमाहन पृछिथन। तो एक सवाल आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर इरम अली साहिबा, जिस तरह से अभी हमने बिल्कुल डॉक्टर सज्जाद साहब ने ख़ास चीज़ की तरफ हमारी ध्यान तवज्जो हमारी मबजूल कराई, ने दूध के हवाले से कहा विंटरस मज खास चीज़ वुछान तह नश ये सात बच्चे स्टेथोस्कोप लगित तह पे तुम यहां अमिस बच्चस चेस्टस नजर दिन, तिमन 10-30 पलव लगित ब्याक अनिव हज पलव लगिव हज ब्याक। अब जो ये कपड़े इतने लगाए जाते हैं, अच्छा यमन पलवन पत कूता इम्पोर्टेंट अमिस बच्चस सफाई पत स्किन डिजीज़, या अगर ये वो कि एलर्जिक राइनेट्स मुतलिक मे कत कर डस्ट माइट्स तमो सह जुकाम तो फीवर गसान ऑलरेडी मालिस तमिस तपरी पे सह वोतमुत। तो ये डस्ट माइट्स हेक चेंज गि यीत्या पलव लागन, अत सिलसिलस मज क्या पज बचन कर खसूसन आपका रिस्पॉन्स? देखिए आपने ये बिल्कुल सही बात बोली। अक्सर मैं देखती हूँ ओपीडीज में जब हमारे पास बच्चे आते हैं, लिटरली आई हैव काउंटेड 10 से 11 लेयर्स ऑफ क्लोथिंग बच्चों के ऊपर होती है। बच्चा बिल्कुल ऐसे खड़ा होता है, हाथ भी ऊपर होते हैं, और हमारे लिए एज डॉक्टर्स इनको एग्जामिन करना भी मुश्किल हो जाता है। तो मैं चाहूँगी ये मैसेज जाए बाहर पेरेंट्स के पास, बच्चे को कपड़े पहनाने हैं, वार्म पहनाने हैं, 10-11 लेयरिंग की ज़रूरत नहीं है, 3 to 4 लेयर्स कंप्लीटली ठीक रहेंगे, प्रोवाइडेड आपके कपड़े वार्म हों। वार्म कपड़े पहनाइए ताकि बच्चा वार्म रहे, और ज़्यादा एक्सेसिव का ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, 11-12 लेयर्स में कपड़े डालने की कोई ज़रूरत नहीं है।
रही बात डस्ट माइट्स की, डस्ट माइट्स स्पेशली फरी कपड़ों पे जमा हो जाते हैं। जो आपके पास टॉयज़ होते हैं घर में, स्पेशली वो जो सॉफ्ट टॉयज़ हैं, फर वाले टॉयज़, उसमें जमा हो जाते हैं, आपकी बेडिंग में जमा हो जाते हैं, आपके पिलो कवर्स में, कर्टन्स में, मैटिंग में। तो वन ऑफ द बेस्ट वेज टू सम एक्सटेंट उसको ख़त्म करने के लिए है वैक्यूमिंग करना, स्पेशली विंटर्स में। समर्स में देर आर अदर वेज, हम इतना ज़्यादा डालेंगे नहीं, फर्श नहीं डालेंगे समर में, देर आर अदर वेज, लेकिन विंटर्स में वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली जिनके बच्चे एजमेटिक हैं, वैक्यूमिंग। वैक्यूम क्लीन कीजिए, रोज़ अपनी बेडिंग चेंज कीजिए, फर्श को वैक्यूम क्लीन कीजिए। और हाँ, जैसे आपने बोला कि कपड़े देख के पहनाइए, इतने ज़्यादा कपड़े पहनाने की कोई ज़रूरत नहीं। नाज़रीन मोहतरम, इत कन डॉक्टर साहबान वोन कि वैक्यूम कर, वैक्यूम क्या वो यमो कर, तो अत करो थोड़ा वजह पान, चूंकि यह डस्ट माइट्स यह गर्द मज वथान। अगर लसल अन बाकी बस तुल अत कमरस मज गर्द वथ थोद, गर्द मज हेकन वथितन यम जन डस्ट माइट्स आसन, तिम हेकन अचन मज गसित, तिम हेकि नस तनित शाहजरी गसित, डेफिनेटली हेकि बच्चे बेमार पे, इवन अमि सत बोड़ ते बेमार पे, लकट सन कथी। तो ब्याक खास कत ये प्रोग्राम जरिए सह गो यह चीज़ कि जन बचस पलव लागनस मुतलिक वन आय ज अत रोज पलव लागन कह, मगर बह कर ब्या खास गुजारिश, सो गई यह कत कि यम जन बचस तुम पलव लगिव, यम लगिव टाइट पलव अमिस, यह बच्चे अमिस फांफलुन, अमिस बड़ुन। ये अमिस गोड़े टाइट पलव लग, यह हेक खड़ा त रूजित कहें, यह ज्यादती अमिस बचस सतन। तमाम माजन गुजारिश जाबीन प्रोग्राम जरिए यमन यम न्यू बॉर्न बच्चे यमन यम नए बच्चे तिमन कुन दीतो खास तवज्जो, तिमन कुन थो खास ख्याल, यम जन पलव तिमन लागान छु, अख मत लगतो अत रोज पलव कह, बे मत लगतो टाइट पलव कह, तम सत वाति तमिस बच्चस नुकसान। क्या वाकई तौर नुकसान पहुंच सकता है? आपका रिस्पॉन्स डॉक्टर सज्जाद साहब। जी, अगर मैं न्यू बॉर्न के हवाले से बात करूं क्लोथिंग का, अक्सर बेशर माएँ ये सवाल हमसे पूछती है कि डॉक्टर साहब हम बच्चे को कितने कपड़े लगाएं, तो हम उसको हमेशा रीअश्योर करने के लिए ये जवाब देते हैं सिंपल टर्म्स में, जितने आपने खुद कपड़े पहने हैं उससे एक लेयर ज़्यादा। दूसरा ये कि मैं बताना चाहूँगा कि अगर हम देखेंगे पिछले 10-20 साल के मुकाबले में अभी क्वालिटी ऑफ फैब्रिक्स भी बहुत इम्प्रूव हुआ है। अभी ऐसे फैब्रिक्स भी आगे, थर्मल्स को ले लीजिए, जो कि कंपैरेटिवली थिन होते हैं एंड दे वार्म होते हैं, वो ब्रीदेबल होते हैं। तो उस चीज़ का भी हमें ख्याल रखना है कि जो क्वालिटी, बिल्कुल मैं उस पर आता हूँ अभी। तो ऐसा फैब्रिक होना चाहिए विच इज़ बेटर इन क्वालिटी, नॉट इट इज़ नॉट जस्ट द नंबर ऑफ लेयर्स दैट मैटर्स, मैटर करता है क्वालिटी ऑफ फैब्रिक्स भी, जो कि मैम ने पहले ही बताया। दूसरी बात ये कि बच्चों में इम्पॉर्टेंट है कि ज़्यादा टाइट कपड़े ना हो। वाई? क्योंकि बच्चे की खुद की मसल स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा नहीं होती है। अब अगर उसको हम बहुत ही टाइट कपड़े पहनाएंगे तो वो ब्रीथ भी नहीं कर पाएगा और उससे भी सफोकेशन बच्चे को हो सकती है। एक काफ़ी सारे ऐसे सिनारियोज है जिसमें पता चलता है कि एकदम से बच्चे को कुछ हो गया और हॉस्पिटल आते आते पता चलता है बच्चा नहीं रहा। उसको हम सिड्स भी बोलते हैं, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। उसमें बहुत सारी थेरीज है कि क्या क्या होता है। एक थेरी ये भी है ओवर क्लोथिंग। एट द सेम टाइम एक दूसरा पहलू भी है, दूसरी प्रॉब्लम भी है अंडर क्लोथिंग। अगर बच्चे को हम अंडर क्लोथ करेंगे तो उससे वो बच्चा कोल्ड स्ट्रेस में जाता है। एक होता है हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया मतलब ये बच्चा ठंडा पड़ गया। दूसरा होता है कि नॉर्मल और इस ठंडे पड़ने के बीच में है, उसको हम कोल्ड स्ट्रेस बोलते हैं। इसमें क्या होता है, बच्चे के हाथ और पाँव ठंडे हो जाते हैं, बॉडी अभी वार्म ही होती है, तो ये बच्चे को इरिटेबल बनाती है। ये बच्चा फीड ढंग से नहीं कर पाता है, फिर इसका जो फीड ये करता है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता है और ये बच्चा सेप्सिस में बाद में चला जाता है। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखना होता है। डॉक्टर इरहम अली साहिबा, क्योंकि अभी जो बात हुई है, जो सीजनल मतलब डिजीज़ के हवाले से, हम बच्चों के हवाले से बात कर रहे हैं, एक आखिरी मैसेज आपकी तरफ से चाहिए आज के इस प्रोग्राम के ज़रिए से। क्या कहना चाहेंगे, क्या माओं को करना चाहिए ताकि जो बच्चे हैं वो इन बीमारियों से महफूज रह सकते हैं? कौन से एहतियात बरतने, मुख्तसरन आपका मैसेज? जी, बीमारी को ट्रीट करने से बेहतर, काफ़ी बेहतर है कि बीमारी को प्रिवेंट किया जाए। तो प्रिवेंशन के लिए प्लीज़ आप 3 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। नंबर 1, हाइजीन। हाइजीन बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हाइजीन में क्या इम्पॉर्टेंट है? हाथ साफ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हाथ कब साफ़ कर रहे हैं? बच्चे को फीड करने से पहले प्लीज़ अपने हाथ धोइए। बाथरूम जाने के बाद हाथ धोइए। आजकल घरों में पेट्स हैं, पेट्स को हाथ लगाने के बाद हाथ धोइए। नंबर 2, बच्चे का न्यूट्रिशन। बच्चे का न्यूट्रिशन अच्छा होगा, बच्चे की इम्यूनिटी अच्छी होगी, बच्चे को इन्फेक्शंस भी बहुत कम लगेंगे।
प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट दीजिए। प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट में मैं मुख्तसर में बोलूँगी, शॉर्ट में बोलूँगी क्या क्या आता है। अंडा, दूध, दालें, सब्जियाँ, चावल, ग्रेन्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, ये चीज़ें सब बच्चे के खाने में होने चाहिए ताकि इसका न्यूट्रिशन एडिक्वेट रहे। बहुत खूब आपने डॉक्टर इरम अली साहिबा बता दिया। डॉक्टर सज्जाद अहमद भट्ट साहब, आपका किस तरह का मैसेज रहेगा आज के इस प्रोग्राम के ज़रिए से? मेरा मैसेज यही रहेगा एक नए कश्मीर के लिए, जो भी यंग पेरेंट्स हैं, जो भी या फिर वो कपल्स हैं जो पेरेंट्स बनने वाले हैं, हमेशा ये देखिए कि आप डिलीवरी कहाँ पे करा रहे हैं। वो सेंटर इक्विप्ड है कोई भी कंटिजेंसी प्लान के लिए, कोई भी इमरजेंसी के लिए, खा वो माँ की बात हो या फिर बच्चे की बात हो। उसके बाद अगर आपका बच्चा पैदा हो गया, बस कहानी यहाँ पे शुरू और ख़त्म नहीं होती है। उसके बाद 2-3 दिन बड़े ही क्रूशल होते हैं। उस 2-3 दिन में भी बच्चे का ख्याल रखना है एक मेडिकल सुपरविजन में, और इस चीज़ का ख्याल रखते हुए भी बाद में भी प्रॉब्लम हो सकती है। बट इसका ये मतलब नहीं है हम आपको डिस्करेज करें या फिर आपको डराए, बट थोड़ी सी इम्प्रोवाइजेशन है और थोड़ी सी हेल्थ अवेयरनेस है, वही मेरी मैसेज है। डॉक्टर सज्जाद अहमद भट्ट साहब, आपने अपना कीमती वक्त दूरदर्शन न्यूज़ को दे दिया। आपने जहाँ भी इन प्रोग्राम में शिरकत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर इरम अली साहिबा, आप जीबी फंड से आए, यहाँ तशरीफ़ लाए आप चिल्ड्रन हॉस्पिटल से। आपने बहुत ही कारामद इंफॉर्मेशन जहाँ भी इन प्रोग्राम के ज़रिए से जम्मू कश्मीर के अवाम को दे दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। नाज़रीन मोहतरम, तुहंद सठा शुक्रिया। नेरा वालदेन अक गुजारिश जी युस यह बच्चे चहज यह तुहंद दुनिया व अम पत, यह तुहंद नस्ल व अम पत हज। अमिच राछ तुहंदन अथन मज, माज हिंदन अथन मज, मल सिंदन अथन मज, इवन पूरे घर किस अथस मज। यमन कुन दीतो खास जोन, युन थो पूरे पुट ख्याल। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज नासिर।